हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, र का विभिन्न रूप या फिर र का विभिन्न प्रयोग। ये जो र का विभिन्न रूप होता है तो इसका जो प्रयोग होगा वो भी एक तरफ से माना जाएगा तो वर्तनी का सही ज्ञान ही होता है, क्योंकि जब कोई शब्द हम लिखते हैं तो उन शब्द में जो र का विभिन्न रूप होता है, जो उसका रूप जानने के बाद हम किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे, ये सब आप लोग को इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पॉइंट है कि र एक व्यंजन वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन ध्वनि है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि र कौन सा वर्ण है तो व्यंजन, और उच्चारण की दृष्टि से कैसा ध्वनि है तो लुंठित व्यंजन ध्वनि। इसके साथ ही अगला पॉइंट देखेंगे कि हिंदी भाषा में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित, यानी कि कहीं कहीं इस तरह का प्रयोग होता है कि जो र होता है, र का जब स्वर रहित यानी कि आधा र बोलते हैं, और जो कि स्वर सहित जो कि पूर्ण रूप से र जिसमें आपका स्वर भी रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि व्यंजन में स्वर न जुड़ा हो तो उसे आधा वर्ण भी कहते हैं, है कि नहीं। यदि र में अ का स्वर भी नहीं जुड़ा रहता है तभी हम लोग र लिखते हैं, लेकिन हम किस तरह से र लिखते हैं, हलंत लगाकर लिखते हैं। तो चलिए वो चीज़ हम लोग देखने को मिलेगा किस तरह से हम लोग हलंत र लिखते हैं जो कि स्वर रहित होता है, किंतु जब स्वर रह जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से र लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जिसमें अ की ध्वनि हो उसे स्वर सहित, जैसे कि क च ट त प, यानी कि जो आप लोग का यहाँ पे जो वर्ण दिया गया है, व्यंजन वर्ण है, ये स्वर सहित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आधा क यानी कि हलंत क जुग अ मिला के ही आपका पूर्ण रूप से क होता है। च भी वैसे ही होता है, जो आधा च होता है स्वर वर्ण के साथ यानी कि अ के साथ जो करेंगे तभी जाके वो पूर्ण रूप से च होगा। इतना तो हमें पता है, किंतु जब वही जिसमें अ की ध्वनि न हो वह स्वर रहित होता है। देख लीजिए इस तरह से हलंत लगाते हैं, क च ट त प। ये हो गया आपका स्वर सहित ध्वनि और ये हो गया आपका स्वर रहित ध्वनि। ठीक वैसे ही जो र होता है वो भी स्वर सहित होता है और स्वर रहित होता है। तो वही आज पढ़ने वाले हैं, कब हम स्वर सहित र का प्रयोग करेंगे और तो कब हम स्वर रहित र का प्रयोग करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे जो र का विभिन्न रूप है तो क्या क्या है, र, रा, रू। फिर देखिए रू, दोनों में बहुत अंतर है, देख लीजिए आप लोग। और एक आता है र, यहाँ पे र के ऊपर और एक आप लोग को सी की तरह दिख रहा होगा, वो र है। एंड क्र, ट्र, ह्री का बहुत सारा रूप देखने को मिल रहा है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो र का प्रयोग होता है मात्रा के रूप में तीन तरह से जुड़ता है। र का प्रयोग जो होता है मात्रा की दृष्टि से देखेंगे तो तीन तरह से। पहला आता है आपका रेफ की तरह, यानी कि जब आधा र होता है तो उसमें रफ लगाते हैं ना, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो लगा था ना क च ट त प, यहाँ पे आप लोगों को लगा हुआ है ना। ठीक वैसे ही जो हमारा र होता है, र को ही हम लोग बोलते हैं रेफ की तरह। एंड नेक्स्ट आ जाता है सिरो रेखा के ऊपर उल्टे सी के आकार में। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे हर्ष होता है, उसमें क्या होता है सी की तरह वहाँ पे र होता है, उसको भी पढ़ते हैं हर्ष। और ठीक वैसे एक हो जाता है आपका जुर्म। तो जुर्म में जो ऊपर आपका लिखते हैं म का ऊपर जो र लगाते हैं यही सी के आकार में होता है। तो इस तरह के एक मात्रा का प्रयोग होता है। तीसरा हो जाता है कि पाई वाले वर्णों में नीचे बाईं और छोटी टेढ़ी रेखा की तरह। अब कुछ इस तरह का भी प्रयोग होता है मात्रा के रूप में। इस तरह आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में, सीधी लाइन खड़ी टाइप का, है कि नहीं। और आ जाता है आपका क्या कि छोटी पाई वाले व्यंजनों में उल्टे वी की आकार, जैसे आप लोग देख सकते हैं भी जो है वो उल्टी। हालांकि जो दोनों का टर्म्स एंड कंडीशन एक ही होता है, जो आप लोग देख रहे हैं ना छोटी टेढ़ी रेखा, इसका कंडीशन और इसका कंडीशन सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसा हमारा व्यंजन वर्ण है उनके साथ ये बस लगता है उल्टी वी। उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि उल्टी वी की तरह जो मात्रा लगाई जाती है वो किसके साथ लगाई जाती है, और यहाँ पे जो छोटी टेढ़ी रेखा होती है वो किसके साथ लगाई जाती है, और जो सिरू रेखा के ऊपर जो उल्टी सी तरह की होती है वो कब लगाएंगे, और जो रेफ की तरह होता है उसको कब लगाएंगे। ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आता है रेफ की तरह। तो रेफ की तरह में क्या होता है, स्वर रहित र। तो जो स्वर रहित र होता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो र का मात्रा होता है किस तरह से लगता है। तो यहाँ पे आप लोग का है कि जो स्वर रहित र होता है वो व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। आप लोग का क्वेश्चन इस टाइप का भी आ जाएगा कि जो स्वर रहित र होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में या फिर व्याकरण में, तो क्या बोलेंगे उसे रेफ। आप लोग को जो यहाँ पे एक एक पॉइंट दिया गया है बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। जब यह कोई दो वर्णों के बीच आता है तो इतना याद रखिएगा, जब बीच में आएगा तो आगे वाले जो वर्ण होता है उस पर वो उसकी मात्रा लगेगी, ना कि पीछे वाला। याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, कर्म। यहाँ पे म के ऊपर सी आकार का है ना, आप लोग को मैं पहले ही बताया गया है कि जो स्वर रहित र होता है इसमें र का रेफ होता है। ये रेफ क्या होता है कि जब उसके अगले वाले जो वर्ण होता है वो सी आकार में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कर्म है, ठीक है, कर्म है, तो कर्म में जो क है, पूरा क है ना, तो पूरा क होने के लिए हमें क्या कंडीशन होता था कि आप लोग का हलंत क होना पड़ेगा, साथ में आप लोग का एक स्वर होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्वर जब रहेगा तो ये पूरा क हो जाता है। और वैसे ही म के लिए भी आप लोग देखिएगा, म जो है आधा म है और उसमें स्वर अ लगा हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है, ये पूरा म हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा क्या चीज़ कि जब दो वर्णों के बीच यह आता है तो आगे वाला जो म है ना, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, इसका मात्रा लग जाता है। जैसे कर्म है तो यहाँ पे क में नहीं लगा है बल्कि म में लगा है। आप लोग इसको केयर कीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जब दो वर्णों के बीच होगा तो किसके ऊपर उसका मात्रा लगेगा, तो आगे वाला जो वर्ण होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है। ठीक वैसे आप लोग यहाँ पे सर्म देख सकते हैं, धर्म देख सकते हैं, कार्य देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का आधा र है, किंतु यहाँ पे जो लगाया गया है र का प्रयोग वो उसके आगे वाला वर्ण पे लगाया गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला आप लोग का आता है कि रेफ का प्रयोग तब होता है जब आधा र या स्वर रहित र दो वर्णों के बीच होता है। याद रखिएगा, जब दो वर्णों के बीच होता है तब आधा र होता है। स्वर रहित र का दो अक्षरों के बीच होना जरूरी है। जब आपका स्वर रहित जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग स्टार्ट ही किया है कि जो स्वर रहित र होता है ये स्वर रहित दो वर्णों के बीच ही होना जरूरी होता है। कभी भी वो आगे नहीं हो सकता, ना कि पीछे हो सकता है, दो वर्णों के बीच होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि दो वर्णों के बीच है, क और म के बीच में है कि नहीं। और उसके बाद सर्म जो स और म के बीच में है, धर्म है ध और म के बीच में है, कार्य है तो का और य के बीच में है। इस तरह से जो स्वर रहित र होता है यह दो वर्णों के बीच में होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, रेफ कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर पर नहीं लगेगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए जो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रेफ जिस व्यंजन वर्ड पर लगेगा उससे पहले ही र का उच्चारण होता है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है, जिस व्यंजन वर्ण के पहले र उच्चारण हो रहा है उसे व्यंजन पर रेफ लगेगा। इतना याद रखिएगा, जिसके पहले हम जब उसका प्रयोग करेंगे तो उस जो व्यंजन होता है तो व्यंजन पर ही वो रेफ लगेगा, न कि वहाँ पे स्वर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है कि अगर स्वर रहित र के बाद वाले व्यंजन में कोई मात्रा लगी हो तो रेफ उस मात्रा के पीछे जुड़कर लगेगा। जैसे आशीर्वाद, हर्षित, जुर्माना। सॉरी, यहाँ पे जो आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद पे जो र का रेफ लगा हुआ है वह पे लग गया, यहाँ पे स के ऊपर होना चाहिए। तो देख लीजिए आपका आगे और पीछे, तो आपका यदि पीछे वाला यदि कोई मात्रा है तो मात्रा के पीछे इसका र लगेगा। देख लीजिए, हर्षित में आप लोग को यहाँ पे आगे नहीं लगा है, हर्षित पीछे वाला में लगा है। जुर्माना, जुर्माना, तो यहाँ पे जो है इसका भी पीछे वाला में लगा है। ठीक वैसे ही आशीर्वाद इसका भी पीछे वाला लगा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अगर स्वर रहित र यानी कि रेफ र के बाद आने वाला वर्ण भी स्वर रहित हो तो रेफ उसके बाद आने वाले वर्ण में लगता है। देखिए यहाँ पे अर्घ्य, यानी कि आप लोग देखिए जो अर्ध्य है, अ के बाद र आ रहा है ना, तब आ रहा है ध्य। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है कि जो र के बाद वाला वर्ण भी यदि वो भी स्वर रहित है तो रेफ उसके बाद वाला वर्ण पे लगेगा, ध पे नहीं लगा सकते। जो ऑलरेडी पहले से आधा है, जो स्वर रहित है, आधा मतलब स्वर रहित, एक ही बात होगा, या फिर रेफ कहें उसे, तो ये तीनों क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे ध पे नहीं लगा सकते, उसके आगे वाला जो वर्ण है पूर्ण रूप से यह है ना, उस पर हम लोग लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आता है कि एक ही शब्द में दो रेफ का भी प्रयोग हो सकता है, जैसे धर्मार्थ, पूर्वार्थ। यहाँ पे दो दो रेफ लगा हुआ है ना, देख लीजिए। अब देखेंगे हमारा जो स्वर सहित र, तब से हम लोग पढ़ रहे थे स्वर रहित र जिसे हम लोग रेफ बोलते हैं, लेकिन इसमें जो स्वर सहित होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात जो स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चलेगा आप लोग को। जैसे क्रम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क जो है आप लोग का आधा क है, जो नीचे वाला चिन्ह है इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि ये जो क है आधा क है। आधा का मतलब वो कि स्वर रहित व्यंजन है। तो जो स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है, इसके उस व्यंजन के पैर में क्रम लगता है। तो जो क्र है तो यहाँ पे क्र एक साथ आ रहा है, र भी आधा है और क भी आधा है,
अब क्या किया जाए, तो आधा है तो जब वहाँ पे र लगाना कंपल्सरी होता है तो जब र लगाएंगे इस मात्रा को हम लोग बोलते हैं पदेन। जैसे कि क्रम, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो टेढ़ी लाइन खींची हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं पदेन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्रम। अब आ जाता है जैसे कि ग्रसित, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो ग होता है या फिर क होता है उसके नीचे लगता है, टेढ़ी लाइन खींची गई है, इस तरह से इसका मात्रा होता है। इस मात्रा को क्या कहते हैं, हम लोग पदेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है कि र पदेन रूप में दो तरह से लगता है। अब पदेन जो रूप होता है जब स्वर रहित व्यंजन के साथ जब स्वर रहित र का प्रयोग किया जाता है तो दो तरह से लगता है। तो पहला आपका आता है कि पाई वाले व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों के साथ एक खड़ी लाइन होती है, लगा था ना, जैसे क ख ग, इनके साथ लगता है। और छोटी पाई वाले जो होते हैं व्यंजन, यानी जिनमें छोटी लाइन होती है, उसे जैसे ट ठ ड, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो व्यंजन बड़ी पाई उसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं बड़ी पाई वाले व्यंजन, एक को बोलते हैं छोटी पाई वाले व्यंजन। बड़ी पाई वाले व्यंजन आपका हो जाएगा ये, और छोटी पाई वाले व्यंजन आप लोग का इस तरह से होता है, देखिएगा इस तरह से। तो ये जो आप लोग का पदेन दो प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो होगा क ख ग, तो ये क ख ग में आपका जब लगेगा तो इस तरह से लगेगा, और जो छोटी लाइन होता है जो ट ठ ड, इसके साथ आपका लग जाएगा उल्टा भी की तरह। तो चलिए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब र पाई वाले किसी आधे वर्ण के साथ जुड़ता है तो वो उस वर्ण के पैर में तिरछी रेखा की तरह लग जाता है। जैसे ग्र, ग्राम, भ्रम, भ्रमर, देखा ना आप लोगों ने, इस तरह से लग गया। और जब र छोटी पाई वाले आधे वर्ण के साथ जुड़ता है तो उसे बोलते हैं उल्टे भी। उल्टा भी जो हुआ ना आपका, आकार कब लग जाता है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, उल्टा भी हो गया। तो ये लगता है किसके साथ, तो जो ट ठ ड होता है इसके साथ लग जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ट्राम, ट्रक, ड्रम, ड्रोन, लगा है ना, ये उल्टा भी की तरह इसका मात्रा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं पदेन, याद रखिएगा पदेन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आता है कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। पदेन रूप में या नीचे र तब लगता है जब वो किसी आधे वर्ण के बाद होता है, याद रखिए जब आधे वर्ण के बाद होता है तभी उसको लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ऐसे में जो र का उच्चारण होता है उस वर्ण के बाद होता है जिसमें र नीचे मात्रा के रूप में लगा हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जब र का प्रयोग जो त, आप लोग इसको हलंत त बोलेंगे या फिर स, तो इसके साथ जब हम र लगाएंगे तो ये र जब लगाएंगे तो कैसे हो, जैसे कि यहाँ पे है कि जो त और स के बाद जो होता है तो वो मिलकर संयुक्त अक्षर बनते हैं। जब त और स में जब हम लोग र लगाएंगे तो ये दोनों जब लगने के बाद हमारा आ जाता है संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्र, स्र, ये सब संयुक्त अक्षर है। तो जब त के साथ जब लगेगा तो आपका होता है त्र, जैसे त्रिशूल। नेक्स्ट आता है जो स के साथ लगेगा, देख लीजिए आप लोग, आधा स है ना, आधा स के साथ जब र लगता है तो वो हो जाता है श्रम, श्रोता, स्र, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन र का प्रयोग द और ह के साथ अलग होता है। अब आप लोग देख लीजिए, जो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको ला दी हूँ, क्योंकि आप लोग को पहले ही मिला कि ट ठ ड, इसके साथ क्या लगता है, तो हम लोग जो उल्टा भी था, और क ख ग जो सीधी लाइन खींची हुई थी, और त और स के साथ लगेगा तो संयुक्त अक्षर बन जाता है त्र और स्र। अब वही जो द और ह जब आता है तो उनके साथ जब र लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब लगाएंगे तो तिरछी रेखा जुड़ जाता है। देख लीजिए, द में जब र लगाएंगे तो द्रव्य, इसमें भी लग गया ना। जब ह में र लगाएंगे वो जो तिरछी रेखा होता है अंदर की ओर लग जाता है। जैसे हृदय, आप लोग देख सकते हैं ना, हृदय ह्रास, इसमें ह के अंदर की ओर लग जाता है। इस तरह से जो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, जो आप लोग का मेन है कि त, स, क, ख, ग, फिर ट ठ ड, यहाँ पे आप लोग को दिया गया द और ह, तो इनके साथ जब र लगाएंगे तो किस प्रकार में आप लोग का लगेगा। तो ये रहा आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि जो आप लोग का उल्टा भी होता है, इसका प्रयोग ज़्यादातर ट और ड व्यंजन वर्णों के साथ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, जो ट, जैसे ड्राम हो गया, ट्रक हो गया, तो इस तरह से जो र लगाते हैं ये बेसिकली किसके साथ लगाते हैं, तो ट और ड के साथ। नेक्स्ट आ जाता है कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें दो पदेन का प्रयोग होता है, जैसे प्रक्रम। आप लोग देख सकते हैं एक शब्द में दो पदेन हुआ है, जैसे प में भी एक पदेन लगा है और क में भी लगा है, तो प और क्र। अब आता है कि इसी तरह कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें एक साथ पदेन और रेफ का प्रयोग शब्द के एक ही वर्ण में होता है। पदेन तो पता है ना, जो आप लोग का खड़ी लाइन की तरह होता है, और रेफ तो पता है ना, जो आपका उल्टा सी होता है, इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का एक ही शब्द में एक ही साथ लग जाता है। जैसे आर्द्र, देखिए द में आप लोग का यहाँ पे पदेन लगा ना, द का नीचे जो लाइन खींची हुई है इसमें आपका पदेन हो गया। आप लोग देख सकते हैं ये हो गया आपका द्र में, जो ये हो गया पदेन, जो इसके ऊपर लगा हुआ है सी की तरह वो हो गया आपका रेफ। तो ये रहा आप लोग का र का विभिन्न प्रयोग का वर्णन, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इसको समझ लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग किसी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना दे, आप लोग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।